सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो तीन फिक्स पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी पैरा, क्रंच पैराग्राफ एंड देन द कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है, इन तीनों को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है बॉडी पैराग्राफ, जो जिनकी लेंथ होती है 100 to 120 वर्ड्स और 17 से 18 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं इन ऑर्डर टू मेक 3000 वर्ड्स ऑफ एन इंग्लिश एसे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ये करने से हमारा जो एसे का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ये रह जाता है कि एसे का कंटेंट कैसा होना चाहिए, उस पर वी विल टॉक लेटर ऑन, बट फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इंट्रोडक्टरी पैरा। जब हम आउटलाइन लिख रहे होते हैं तो आउटलाइन में भी हम मेंशन करते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा, देन क्रंच पैराग्राफ, फिर नीचे बॉडी पैराग्राफ की हेडिंग्स, देन कंक्लूजन, और फिर हम कोई कोट हो तो हम आउटलाइन में भी लिख सकते हैं कोटेशंस को। जब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, इट इज़ जस्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, मतलब कि एक बात अंडरस्टूड है कि ये सिर्फ एक पैराग्राफ ही होगा और उसकी लेंथ है 220 से 250 वर्ड्स तक की। अब इसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स पेश नहीं करने, या यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को डिफेंड या उसके अगेंस्ट या कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं देने। दिस इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म द रीडर कि ये बेसिकली टॉपिक है और इसके बारे में वी आर गोइंग टू राइट। इसके स्टेप, अब इसका जो इंट्रोडक्टरी पैरा है इसके भी तीन स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एक अटेंशन ग्रैबर। अटेंशन ग्रैबर एज द नेम सजेस्ट कि एक ऐसा कोटेशन, एक ऐसी पोएम, एक ऐसा लिटरेचर का पार्ट या फिर एक ऐसी फेमस किसी लीडर की सेइंग है जो कि अटेंशन ग्रैब करवाती है रीडर की टूवर्ड्स योर एसे। ठीक है, उसको लेकिन कोहेरेंस रखनी होती है कि उस अटेंशन ग्रैबर को आपने लिखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू रिफ्लेक्ट द आउटलाइन। आउटलाइन में अब जितने जितने पार्ट्स, क्योंकि वो फ्रेजेस हैं, उनको आपने इन अदर एक अपनी वर्डिंग्स में करके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं आउटलाइन की, उसको इस वाले पार्ट में लिख देना है। यानी कि पैराग्राफ हम लिख रहे हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइन्स होगी अटेंशन ग्रैबर, साथ ही हमने शुरू कर दिया रिफ्लेक्शन ऑफ द जिस्ट, और उसके बाद हमने कंक्लूजन देनी है इसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की ही, कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। इसकी अब इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अटेंशन ग्रैबर, कि ये अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का भी वर्ड हमने सुना होगा बहुत दफ़ा। अब नाउ विल सी कि व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट, और ये कंक्लूडिंग सेंटेंस का पार्ट क्यों है। जब हम आउटलाइन लिख रहे होते हैं तो आउटलाइन के अंदर भी हम नंबर नहीं करते, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग, और उसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमने माइंड मैपिंग और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की स्टेज होती है उस टाइम पे लिखनी होती है। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ये जस्ट 3 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसमें व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ द टॉपिक, के व्हाट यानी कि टॉपिक किस बारे में था, व्हाई कॉजेज़ ऑफ द टॉपिक क्या हैं, एंड हाउ टू रिमूव और रिजॉल्व जो भी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से कॉज हो रही हैं। तो ये थीसिस स्टेटमेंट कंक्लूडिंग सेंटेंस का पार्ट भी होती है, और आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की जब हम हेडिंग देते हैं ना, उसके अंदर फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देनी होती है और फिर ये लिखना होता है। अब वही बात है कि 2 to 3 सेंटेंसेस होती हैं और उसका ये स्ट्रक्चर होता है कि यू हैव टू वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल दीज पैराग्राफ्स। ठीक है, तो फिर वो ईजी हो जाएगा समझना कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो सेकंड पैराग्राफ होता है ऐसे का है क्रंच पैराग्राफ, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आउटलाइन में इस वो हेडिंग क्रंच पैराग्राफ की ना दो। क्रंच तो हमने इसको ऐसे ही बोला है, इसकी हेडिंग आपने इस तरह से देनी है कि इट विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, इट कैन बी फॉर्म बाय रिफ्रेजिंग द ऐसे। टॉपिक जो है ना उसको रिफ्रेज करना है, तो वो जो सेकंड पैराग्राफ है ऐसे का, जिसको हम क्रंच पैराग्राफ बोलते हैं, उसकी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर स्टैटिक्स, और अब इस पैराग्राफ के अंदर आप स्टैटिक्स और डेफिनेशन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्मली यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग योर ऐसे। अब इसकी एग्जांपल है कि टाइटल एक ऐसे का वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो जो क्रंच टाइटल होगा, क्रंच पैराग्राफ का टाइटल होगा आउटलाइन में, वो हम लिखेंगे द क्राइसिस सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो जब क्राइसिस सिचुएशन इन पाकिस्तान, इसके अंदर जब हम एक क्रंच पैराग्राफ लिखेंगे तो वी कैन मैंशन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन हाँ, जब भी हम फैक्ट्स और फिगर्स मैंशन करेंगे तो कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो एक और लास्ट फिक्स पैराग्राफ आता है वो है कंक्लूजन का, जो कि 150 से 180 वर्ड्स की होनी चाहिए। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आपने जस्ट फॉर्मली कंक्लूड करना होता है जो भी आपने लिखा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी या किसी नई चीज़ को डिफेंड नहीं करना। बस यू हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन, द अटेंशन ऑफ द रीडर टूवर्ड द पॉइंट्स विच यू हैव डिस्कस, कि ऐसा है ऐसा है। अब इसकी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, कि सब कुछ ऑल इज़ वेल, सही हो जाएगा अगर ये होता है तो वी हैव द होप, और इस तरह की चीज़ें। और कोई रेलिवेंट कोटेशन अगर मिल जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, कि आप अपने ऐसे को किसी अच्छी सी कोटेशन के साथ, रेलिवेंट कोटेशन, ठीक है, उसके साथ आप कंक्लूड कर।
अब ऐसे की जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, स्ट्रक्चर थी, वो थी 17 बॉडी पैराग्राफ्स, जिनकी लेंथ 100 से 120 वर्ड्स की होती है। अब जैसे एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है कि आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं और एंड में कंक्लूजन की लाइन। एक पैराग्राफ का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसका इधर भी यही होता है कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है कि पैराग्राफ किस बारे में आप लिखने जा रहे हैं, फिर आपने रीजंस और एक्सप्लेनेशन देनी है उस टॉपिक सेंटेंस की, सपोर्टिंग पॉइंट्स देने हैं। क्या आपने जो लॉजिक पेश किया है, जो रीज़न दिया है, उसको सपोर्टिंग पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, वो पॉइंट देने हैं। लेट्स सपोज आपने रीज़न में अपने टॉपिक को डिफेंड करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए आपने 2-3 सपोर्टिंग एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। अब उन दोनों के लिए आप यू शुड हैव 2 सेपरेट एग्जाम्पल्स, ठीक है, टू सपोर्ट देम। इस तरह फिर कंक्लूजन आ जाती है और हमारा पैराग्राफ जो है वो एंड। दीज आर सम कॉमन ऐसे थीम्स जिनके ऊपर ऐसे आता ही आता है। अगर हम इन थीम्स के अंदर रह के अपनी प्रिपरेशन करें और हर एक थीम में से लेट्स सपोज हम एक कोई ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं पास पेपर से लेके, तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। इट डजेंट मीन कि वही ऐसे आएगा या इसी थीम से आएगा, बट वी विल हैव एन आइडिया कि एक ऐसे को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी पे किस तरह से आ सकता है कि जैसे हमारी जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड है, लोन्स, इनकम टैक्स, इस सब की इंफॉर्मेशन अगर हमें पता हो तो हम कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक आता है तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं या उसके बारे में लिख सकते हैं। देन सेकंड इज़ दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फ़ूड इंडस्ट्री आ जाती है। उसके अलावा हमारे जो फूड इन क्राइसिस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, एट्सेट्रा। एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन जब कोविड-19 के बाद आया, उसके अलावा अब कोविड-19 के बाद जो इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन भी आ सकता है। उसके अलावा जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं उन पे भी कोई ना कोई टॉपिक आ सकता है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम फर्दर करेंगे सॉल्व इन पास्ट पेपर्स। सो दीज आर ऑल द थीम्स जिनसे रिलेटेड जो है ना कोई भी एक ऐसा टॉपिक आ सकता है।